कुछ तारीखें सिर्फ नंबर नहीं होती, वे एक देश के दिल पर दाग बन जाती हैं। 13 जुलाई 2009 छत्तीसगढ़ के लिए ऐसा ही एक दिन है। राजनांदगांव के घने जंगलों में एक दर्दनाक घटना हुई, मदनवाड़ा एम्बुश। ये कोई नॉर्मल हमला नहीं था, ये एक पूरी प्लानिंग के साथ किया गया नक्सली हमला था, जिसमें 29 पुलिस वालों की जान चली गई, जिसमें बहादुर एसपी विनोद कुमार चौबे भी थे। मदनवाड़ा और कोरकोट्टी के गांव रेड कॉरिडोर के अंदर इस भयानक घटना का मंच बन गए। यहां पुलिस को रोज खतरों का सामना करना पड़ता है और गांव वाले सरकार और नक्सलियों के बीच रहते हैं। उस सोमवार को खतरे बहुत भयानक हो गए। नक्सलियों का मकसद सिर्फ लोगों को मारना नहीं था, बल्कि डर और अपनी ताकत का मैसेज देना था। एसपी चौबे ने सामने से लीड किया। उन्होंने अपने आदमियों को अकेले खतरे में नहीं भेजा। उनका बलिदान और उनकी टीम का बलिदान हमारी सेफ्टी के लिए चुकाई गई कीमत की याद दिलाता है। जैसे ही हम इस दिन को याद करते हैं, हमें पूछना चाहिए, यह लड़ाई क्यों चल रही है और हमें शांति कैसे मिलेगी। दिन की शुरुआत बुरी खबर से हुई। नक्सलियों ने मदनवाड़ा के पास सड़क बनाने वाले 2 मजदूरों को मार दिया था। लोकल पुलिस के लिए ऐसे हमले दुखद रूप से रूटीन थे। एक टीम जांच के लिए भेजी गई। उन्हें पता नहीं था कि वे एक जाल में फंस रहे थे। नक्सलियों ने चारा डाल दिया था, जानते थे कि पुलिस जवाब देगी। जंगल जो नक्सलियों के लिए जाना पहचाना था, लेकिन पुलिस के लिए खतरनाक था, एम्बुश के लिए परफेक्ट जगह बन गया। जैसे ही पुलिस पास पहुंची, छिपी हुई जगहों से गोलीबारी शुरू हो गई। ऑफिसर्स फंस गए, उनकी संख्या कम थी और उन्हें मदद नहीं मिल पा रही थी। नक्सलियों की प्लानिंग काम कर रही थी। उनके एम्बुश का पहला फेज एक जानलेवा सफलता थी। एक जल्दी में मैसेज हेडक्वार्टर पहुंचा, टीम पर भारी हमला हो रहा था। एसपी चौबे को एक मुश्किल फैसला लेना था, बचाव के लिए जाना, खतरों को जानते हुए भी। नक्सली डबल एम्बुश के लिए बदनाम थे, लेकिन चौबे ने हिचकिचाया नहीं। उन्होंने अपने आदमियों को इकट्ठा किया और खुद खतरे के बीच जाने की तैयारी की। एक लड़ाई के लिए मंच तैयार था जो उनकी हिम्मत के हर इंच की परीक्षा लेगी। एसपी चौबे और उनकी टीम मदनवाड़ा की ओर तेजी से बढ़े आगे के खतरे से पूरी तरह वाकिफ थे। जंगल की सड़कें एम्बुश और आईडी के लिए परफेक्ट थीं। हर मोड़ एक संभावित जाल था। टीम आगे बढ़ती रही, ड्यूटी और अपने साथियों को बचाने की जरूरत से प्रेरित थी। जैसे ही वे कोरकोट्टी के पास पहुंचे, एक बड़े धमाके ने काफिले को हिला दिया। एक आईडी फट गया था। अफरा तफरी मच गई। पुलिस के दोबारा इकट्ठा होने से पहले चारों तरफ से गोलियां बरसने लगीं। सैकड़ों नक्सली छिपे हुए और ऊंची जगह पर उन्होंने उन्हें घेर लिया था। पुलिस ने बहादुरी से जवाब दिया, लेकिन हालात बहुत मुश्किल थे। जंगल एक युद्ध का मैदान बन गया। गोलीबारी, धमाके और घायलों की चीखें हवा में भर गई। पुलिस सामने थी, उनकी संख्या कम थी और वे टैक्टिकल रूप से कमजोर थे। नक्सली परछाइयों की तरह चलते थे, हमला करते और झाड़ियों में गायब हो जाते थे। लड़ाई घंटों तक चली। एसपी चौबे और उनके आदमियों ने सरेंडर करने से मना कर दिया। एक एक करके ऑफिसर्स गिरते गए। उनकी हिम्मत उसके बाद की खामोशी में गूंजती रही। नक्सलियों का जाल बहुत भयानक रूप से असरदार था। अफरा तफरी के बीच एसपी विनोद कुमार चौबे की लीडरशिप चमक उठी। उन्होंने सामने से नेतृत्व किया, अपने आदमियों के साथ हर खतरा शेयर किया। खतरों को जानते हुए भी उन्होंने उनका सामना करने का फैसला किया। बचे हुए लोग उनकी हिम्मत को याद करते हैं। घायल होने पर भी वह लड़ते रहे, अपनी टीम को इकट्ठा करते रहे। वह जगहों के बीच घूमते रहे, गोलीबारी का निर्देश देते रहे और उम्मीद जगाते रहे। गोला बारूद कम हो गया, संख्या कम हो गई, लेकिन चौबे ने हार मानने से मना कर दिया। वह अपनी आखिरी सांस तक लड़े, अपने आदमियों और अपनी पोस्ट की रक्षा करते रहे। उनका आखिरी स्टैंड एक कहानी बन गया, अंतिम बलिदान का प्रतीक। सीधी लड़ाई में एक सुपरिंटेंडेंट का नुकसान एक दुर्लभ, चौंकाने वाला झटका था। चौबे को उनकी बहादुरी के लिए मरणोपरांत कीर्ति चक्र से नवाजा गया। उनकी विरासत एक अवार्ड से ज्यादा है। यह सच्ची लीडरशिप का सबक है। उनकी कहानी छत्तीसगढ़ पुलिस के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज है। जब आखिर में मदद पहुंची तो उन्होंने तबाही देखी। जंगल की जमीन पर बहादुर पुलिस वालों की लाशें बिखरी हुई थीं। गोलियों से छलनी गाड़ियां और खाली कारतूस एक भयंकर लड़ाई की कहानी बता रहे थे। गिर गए लोगों को वापस लाने का काम दिल तोड़ने वाला था। ये दोस्त, भाई, पिता थे। कुछ शवों को कथित तौर पर काट दिया गया था, डर पैदा करने की एक क्रूर रणनीति। नरसंहार की खबर ने पूरे भारत में सदमे की लहर फैला दी। देश को इस लड़ाई की सच्चाई का सामना करने पर मजबूर कर दिया। 29 शहीदों के अंतिम संस्कार में दुखी परिवार और साथी शामिल हुए। राष्ट्रीय ध्वज में लिपटे ताबूतों का दृश्य
एक शक्तिशाली दुखद छवि थी। इस हमले ने गहरे घाव दिए, लेकिन इसने पुलिस बल के इरादे को भी मजबूत किया। मदनवाड़ा हमले का असर युद्ध के मैदान से बहुत दूर तक फैला। 29 शहीद हुए लोगों के परिवारों के लिए जिंदगी पल भर में बिखर गई। हर यूनिफॉर्म के पीछे एक पिता, पति, बेटा या भाई था। इस खबर से पूरे समुदायों में दुख की लहर दौड़ गई। लोकल गांव वाले नक्सली और पुलिस के बीच फंसे हुए नए डर और अस्थिरता का सामना कर रहे थे। हमले ने अविश्वास को गहरा किया और रोजमर्रा की जिंदगी को बाधित किया। पुलिस के बचे हुए लोगों के लिए सदमा बहुत बड़ा था। हर पेट्रोलिंग अब मदनवाड़ा की यादों से घिरी हुई थी। फिर भी उन्होंने अपनी ड्यूटी जारी रखी। उनकी लचीलापन बहादुरी का एक शांत रूप था। सरकार ने मुआवजा दिया, लेकिन कोई पैसा खालीपन को नहीं भर सकता था। शहीदों के बच्चे बहादुरी की कहानियों के साथ बड़े होंगे, लेकिन अपने पिताओं के बिना। ये पर्सनल त्रासदी ही इस लड़ाई की असली कीमत है। पीड़ित सिर्फ नंबर नहीं है, बल्कि टूटी हुई जिंदगी वाले असली लोग हैं। हिंसा का यह चक्र ऐसे घाव छोड़ता है जो शायद कभी पूरी तरह ठीक ना हो। मदनवाड़ा को समझने के लिए हमें नक्सली समस्या की जड़ों को समझना होगा। नक्सली आंदोलन 1960 के दशक में शुरू हुआ था, जो हाशिए पर पड़े लोगों, खासकर आदिवासियों के लिए लड़ने का दावा करता था। मजाक की बात है कि राजनांदगांव जैसे रिसोर्स से भरपूर इलाके भारत के कुछ सबसे गरीब लोगों का घर हैं। दशकों से विस्थापन और शोषण ने नाराजगी को बढ़ाया है। नक्सली इसका फायदा उठाते हैं, खुद को संरक्षक के रूप में पेश करते हैं जहां सरकार मौजूद नहीं है। कई इलाकों में कोई स्कूल, अस्पताल या न्याय नहीं है। नक्सली अपने क्रूर शासन से खालीपन भरते हैं। वे हिंसा और आतंक का इस्तेमाल करते हैं, अक्सर उन्हीं लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं जिनकी वे रक्षा करने का दावा करते हैं। नागरिक मारे जाते हैं, बच्चों को भर्ती किया जाता है और सरकारी संपत्ति नष्ट की जाती है। यह लड़ाई एक बुरा चक्र है। सरकारी कार्रवाई और नक्सली हिंसा एक दूसरे को बढ़ावा देते हैं। गरीब आदिवासी आबादी सबसे ज्यादा भुगतती है, क्रॉसफायर में फंसी हुई। चुनौती जटिल है, गरीबी, अन्याय और खोई हुई गरिमा में निहित है। मदनवाड़ा नरसंहार भारत के लिए एक वेकअप कॉल था। सरकार ने हमले की निंदा की और न्याय का वादा किया। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को बड़ी संख्या में तैनात किया गया। हमले ने पुलिस रणनीति, इंटेलिजेंस और इक्विपमेंट में कमियों को उजागर किया। सुरक्षा बलों ने खुद को ढालना शुरू किया। बेहतर ट्रेनिंग, बेहतर इंटेलिजेंस और ड्रोन जैसी नई टेक्नोलॉजी। भविष्य में एम्बुश को रोकने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में सुधार किया गया। मीडिया कवरेज ने इस लड़ाई को राष्ट्रीय फोकस में लाया। बहादुरी और क्रूरता दोनों को उजागर किया। इस त्रासदी ने विद्रोह की गंभीरता के बारे में एक राष्ट्रीय बातचीत शुरू की। सुरक्षा बलों के लिए पब्लिक की सहानुभूति बढ़ गई। सरकार पर कार्रवाई करने का दबाव पड़ा। एक्सपर्ट्स ने जोर दिया कि सिर्फ बल से समस्या हल नहीं होगी। एक दोहरी रणनीति की जरूरत थी, मजबूत सुरक्षा कार्रवाई और तेजी से विकास। सरकार ने प्रभावित इलाकों में दिल और दिमाग जीतने के लिए नई योजनाएं शुरू की। शांति का रास्ता यह साफ था, सुरक्षा और विकास दोनों की जरूरत थी। आज 13 जुलाई 2009 की याद एक शक्तिशाली विरासत के रूप में खड़ी है। एसपी चौबे और उनके 28 जवानों ने देश की सेवा में अपनी जान दे दी। उनकी हिम्मत इस लड़ाई की मानव कीमत की याद दिलाती है। उन्हें याद करना हमारा कर्तव्य है, लेकिन उनके बलिदान को और भी कुछ चाहिए। समाधान सिर्फ बल में नहीं, बल्कि गरीबी, अन्याय और अलगाव को दूर करने में है। हमें ताकत को करुणा के साथ जोड़ना होगा। सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए हाशिए पर पड़े लोगों तक पहुंचना होगा। दूर दराज के इलाकों में सड़कें, स्कूल और अस्पताल बनाना जरूरी है। आदिवासी लोगों को देश की प्रगति में हिस्सा मिलना चाहिए। उनकी गरिमा का सम्मान होना चाहिए। उनका विश्वास जीतना नक्सली विचारधारा के खिलाफ सबसे प्रभावी हथियार है। हमारे शहीदों का खून शांति की पुकार करता है, अंतहीन हिंसा की नहीं। उनकी याद हमें एक अधिक समावेशी, शांतिपूर्ण भारत बनाने के लिए प्रेरित करे। रास्ता लंबा है, लेकिन हमें मदनवाड़ा के नायकों के लिए इसे उम्मीद के साथ चलना होगा। जय हिंद।